नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। कांग्रेस की ओर से आज दिल्ली में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद सोनिया गांधी मौजूद थी, राहुल गांधी मौजूद थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे और कोषाध्यक्ष मौजूद थे। कांग्रेस की ओर से भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया गया है कि उनके खाते सील करवा दिए गए हैं। हालांकि ये खाते आयकर विभाग की ओर से सील किए गए हैं। उनका कहना है कि आयकर विभाग ने जो उनको नोटिस भेजा और जो खाते सील करने की कार्रवाई की गई है वो लोकतंत्र प्रणाली को पंगु करने के लिए की गई है और एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर करने की एक कोशिश है ताकि वो अपने पैसे का जो बैंकों में रखा हुआ है उसका इस्तेमाल ना कर सके और इलेक्शन ना लड़ सके। यह कांग्रेस का आरोप है। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन आरोपों का जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया कि कांग्रेस सिर्फ हार से बचने का बहाना ढूंढ रही है। कार्रवाई नियमों के तहत की गई है और नियमों के तहत की गई कार्रवाई पे आप इस तरह से टिप्पणी करते हैं, ये लोकतंत्र के लिए और ज्यादा खतरनाक है जितना आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया गया। कांग्रेस की ओर से कहा गया, राहुल गांधी ने कहा कि देश में जितनी भी संस्थाएं हैं वो एक पार्टी विशेष के लिए काम कर रही है, सरकार के लिए काम कर रही है। ये आरोप राहुल गांधी का था। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस को पैसा नहीं मिल पा रहा है बैंक से, उनके खातों से, इस वजह से कांग्रेस इलेक्शन में आगे ना बढ़ जाए, ये भय भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार धर्मपाल धनखड़ जी और महेंद्र पंडित जी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मपाल जी, पहला सवाल आपसे, अगर कार्रवाई किसी एक संस्था की ओर से की जाए तो अलग बात है, लेकिन सरकारी महकमों की ओर से नियमों के तहत अगर कार्रवाई की जा रही है तो कांग्रेस की ओर से लोकतंत्र खत्म होने जैसा आरोप लगाना कितना वाजिब है? जी, ये मामला जो आईटी विभाग ने, इनकम टैक्स विभाग ने अब कार्रवाई की है, ये मामला 2018 से पहले की दोनों के दो मामले बताए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस वक्त जो कार्रवाई की टाइमिंग है वो इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जी। अगर इत्तेफाक है तो बड़ा गजब, और इतना गजब का इत्तेफाक जो है वो भी सरकार के पक्ष में जा रहा है। और इत्तेफाक भी है तो भी कांग्रेस का आरोप इस वक्त सही माना जाएगा, क्योंकि चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं और ऐसे समय किसी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज किया जाना, ये एक ऐसी कार्रवाई है जिस पर कोई भी पार्टी आरोप लगाएगी और जनता विश्वास करेगी सहज। क्योंकि अगर नियमों के तहत भी की गई है तो ये कार्रवाई पिछले साल भी हो सकती थी, और 2 साल पहले भी हो सकती थी, और 3 साल पहले भी हो सकती थी। लेकिन आज ही क्यों, जब चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं और ऐसे में तमाम सरकारी संस्थाएं जो है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करनी चाहिए, लेकिन लगता है कि ये कार्रवाई किया जाना महज इत्तेफाक नहीं है। और इत्तेफाक ना होने की वजह से ही ऐसा लगता है कि ये कार्रवाई जानबूझकर की गई है और सरकार के पक्ष में की गई है, ताकि जो कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों को दरकिनार भी कर, जी। तो भी इस कार्रवाई को तो अलोकतांत्रिक ही कहा जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इस कार्रवाई की जरूरत है। कांग्रेस की ओर ये 6 महीने, से सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई गई है आज। देखिए, कोर्ट में याचिका लगाई गई है वो अलग चीज है, लेकिन इस वक्त ये कार्रवाई किया जाना निश्चित रूप से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो सर्वे सर्वा है, जो उनकी देखरेख के उन सर्वोच्च अधिकारी हैं की तरफ से मैं समझता हूं कि ये एक अलोकतांत्रिक कार्रवाई है। बेशक ये नियम के तहत की गई है और कितने ही नियमों का हवाला दें, लेकिन जनता
जनार्दन ये मानेंगे कि ये कार्रवाई केवल और केवल कांग्रेस के इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए की गई है। और एक प्रमुख विपक्षी पार्टी के खातों का इस तरह से किया जाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ठीक नहीं है। अगर उस दृष्टिकोण से भी हम देखें, लोकतंत्र के दृष्टिकोण से भी, तो भी ठीक नहीं है। कानूनन आप कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है और की जानी चाहिए, कानून का पालन होना चाहिए, लेकिन सारी कानूनी एजेंसियां, कानून का पालन करवाने वाली एजेंसियां ऐसे समय पर ही क्यों एक्टिव हो, ये सवाल खड़े होते हैं। जी। और इन सवालों के पीछे एक ही मकसद है कि भाई किसी न किसी तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा पहुंचाना और विपक्ष को नुकसान पहुंचाना। आप पिछला 6-7 साल का इतिहास उठा करके देख लीजिए, ईडी ने, इनकम टैक्स ने और सीबीआई ने जितने छापेमारी की, जितने मामलों में कार्रवाई की, उनमें केवल और केवल 90% से ज्यादा वो विपक्ष के नेता हैं। क्या इन एजेंसियों बीजेपी के नेता दिखाई नहीं देते? क्या इन एजेंसियों को बीजेपी की राज्य सरकारों के नेता दिखाई नहीं देते? सवाल वही है कि अगर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात है, भ्रष्टाचार को रोकने की बात है, कानून का पालन करवाने की बात है, तो वो कानून का पालन, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी के लिए अलग अलग नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मैं यही कहूँ। महेंद्र जी, ईडी की इस कार्रवाई को, इनकम टैक्स विभाग की, माफ कीजिएगा, इनकम टैक्स विभाग की इस कार्रवाई को किस तरह देख रहे हैं? जिस तरह आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि जो खातों पे रोक लगाई गई है, सीज किए गए हैं, उसके बाद कोशिश तो ये, जो कांग्रेस का आरोप है कि पार्टी को पंगु बनाने के लिए मुख्य विपक्षी दल को इलेक्शन ठीक से ना लड़ जाए, इसलिए जो है कमजोर करने की नियत से ये कार्रवाई की गई है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इस कार्रवाई के बाद जो आज कांग्रेस की ओर से संदेश दिया गया है, वो कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्शन के दौरान बैकफायर ना कर जाए? प्रभाष जी, मैं आपको बता दूं, हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टियों पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। जी। और केवल उनको एक रिटर्न फाइल करनी होती है कि इतना पैसा आया, इतना खर्च हो गया, इतना रखा हुआ है। और जो ये मामला बता रहे हो 18-19 का है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 5 साल तक कहाँ सोया हुआ था, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी दोषी नहीं है कि 5 साल तक वो इंतजार करते रहे कि एक राष्ट्रीय पार्टी जो अपोजिशन की पार्टी है, वो कब उनको चुनाव के पास आके रोकना चाहिए। तो दोषी तो वो डिपार्टमेंट के अधिकारी है कि 5 साल तक आप कहाँ थे। फिर बाद में जब ये मामला ट्रिब्यूनल में आया तो ये कहा गया कि 115 करोड़ रुपए खाते में रखना अनिवार्य है, क्योंकि 115 करोड़ रुपए का फाइन बनता था। जी। आज कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट कहा कि उस खाते में 250 करोड़ रुपए हैं। जी। 115 करोड़ रुपए हमारे रखे जाने चाहिए, बाकी पैसे हम यूज कर सकते हैं। तो 285 आईटी करोड़। डिपार्टमेंट ने उस, हाँ जी, 285 करोड़। हाँ, 285 करोड़ रुपए उस अकाउंट में है, तो बाकी पैसे का हम इस्तेमाल कर सकें। तो उनकी याचिका खारिज कर दी गई। जब चौतरफा प्रयास करने के बावजूद कोई सफलता मिलती नजर नहीं आई, तब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए। तब उन्होंने ये कहा। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर आप दूसरी बात देखेंगे, अगर आप 2019 के चुनाव में जाएंगे, कौन भूल सकता है कि चुनाव से पहले राहुल गांधी को ईडी धनाधन बुला रही थी। जी। जब चुनाव प्रचार का समय था तो राहुल गांधी ईडी के पास पेश हो रहे थे, और हैरानी की बात यह है कि सुबह 8 बजे से लेकर के 4 बजे तक उनसे पूछताछ चल रही थी। और वो एक बार नहीं, लगातार 5 बार ऐसा हुआ। तो बीजेपी हमेशा ये बताती रहती है कि कांग्रेस उसके कहीं मुकाबले में नहीं है, राहुल गांधी पप्पू हैं, सोनिया गांधी विदेशी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को हिंदी नहीं आती, उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन एक सच कड़वा यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से ही भयभीत रहती है। राहुल गांधी से जो बीजेपी की कार्यप्रणाली है सरकार की, तो उससे स्पष्ट नजर आता है कि कहीं ना कहीं, अगर आप आज ही देखेंगे, आज जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तुरंत जेपी नड्डा सामने आ गए। जी। उन्होंने तुरंत काउंटर किया। उसके बाद रवि प्रसाद सामने आए।
उन्होंने भी काउंटर किया, पूरे बीजेपी के नेता शुरू हो गए काउंटर करने के लिए। अगर भय नहीं है तो इसकी जरूरत कहाँ थी? 5 साल तक क्या आईटी डिपार्टमेंट सोया रह गया? उनके अधिकारी क्या कर रहे थे? वो नहीं देख रहे थे कि उनकी रिटर्न फाइल नहीं हुई है? अगर जुर्माना लगना है 115 करोड़ रुपए, तो 115 करोड़ रुपए तो फ्रीज करो, पूरा पैसा फ्रीज कर देना। और राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी के लिए, जिसने पूरे देश में चुनाव लड़ना है, तो वो चुनाव कैसे लड़ पाएगी? आज जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब सोनिया गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो उनके चेहरे से भी स्पष्ट नजर आ रहा था, क्योंकि कांग्रेस के हालात वैसे नहीं है। कांग्रेस को एसबीआई बॉन्ड से उतना पैसा नहीं मिला है जितना भाजपा को मिला है। जी। हैरानी की बात यह है कि भाजपा के बाद दूसरे नंबर पे तृणमूल कांग्रेस है, कांग्रेस नहीं है जो राष्ट्रीय पार्टी है। उसको मुट्ठी भर जीरे के समान कुछ मिला है। तो इतने कम पैसे में एक राष्ट्रीय पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी? और उसके बावजूद आपने उनके अकाउंट सीज कर दिए। डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट सरकार के अधीन ही काम करता है, लेकिन एक ये नई प्रॉपर्टी चल पड़ी है कि नियमों के तहत किया जा रहा है। तो नियमों के तहत क्या केवल नियम विपक्षी पार्टियों के लिए हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नियम नहीं है, या जो भारतीय एनडीए के सहयोगी हैं उनके लिए तो कोई नियम नहीं है? तो ये नियमों के तहत किए जाने वाला ये जो कारनामा है, ये संदेह पैदा करता है कि अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि आप खाते सीज कर देते हैं एन चुनाव के मौके पर। आप कहाँ थे? और इस साल की रिटर्न तो अप्रैल में फाइल होनी है। आपको पिछले अप्रैल से अब तक आप कहाँ थे? अप्रैल से अब तक 10 महीने गुजर चुके हैं, तो आपको अब मई में ही संभालना चाहिए था। तो हालात यही है कि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद सभी तरह का प्रयोग करती है चुनाव जीतने के लिए, और वो हर संभव कोशिश करती है कि विपक्ष को कोई मौका ना मिले, विपक्ष कोई ऐसा काम ना कर पाए जिससे उनकी किसी सीट में खलल पड़े। जी धनखड़ डबासी। जी, आपसे आपसे सवाल ये है कि जब विपक्ष, ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगाता है? जब नोटबंदी हुई, डिमोनेटाइजेशन हुआ इस देश में, तब भी विपक्ष की ओर से ये आरोप लगाया गया था। कुछ नेताओं ने कहा कि ये छोटे दलों को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए इस तरह के कार्रवाई की गई है, और या इस तरह के फैसले लिए गए कि नोट बदल दिए गए, उसके बाद जो उनके पास पैसा था वो सामने आ गया। तो इसमें तो एक फर्क ये भी था उस समय की ब्लैक मनी बाहर आनी थी, सरकार ने ये सोचा था। हालांकि 99 पॉइंट लगभग सारा पैसा वापस आ गया था, 99% से ज्यादा पैसा वापस आया था। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर नियमों के तहत कार्रवाई हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का कहना सही बनता है। क्या कांग्रेस के पास दूसरे मुद्दे नहीं है उठाने के लिए, या ये बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है जो आईटी विभाग ने खाते सीज किए हैं पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान 2024 के? प्रदीप, जी। मुझे मुझे लगता है ये केवल मुद्दा बनाने के लिए नहीं है, ये जी। मुद्दा बन गया है। और जिस तरह से अधिकारियों ने कार्रवाई की है, अधिकारी, अभी महेंद्र जी भी कह रहे थे कि 5 साल क्या करते रहे, क्या अपने बॉस का क्या प्रधानमंत्री के निर्देशों का इंतजार करते रहे? क्या वो इस बात का इंतजार करते रहे कि चुनाव की घोषणा हो और तब आप खाते सील करें? क्या औचित्य क्या है? आप चाहते क्या है कि एक पार्टी चुनाव मैदान से बिल्कुल बाहर हो जाए? ये तरीका है ही नहीं। आप कानून के तहत कार्रवाई कीजिए। हम मान रहे हैं कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है वो कानून के तहत ही कर रहा है। कोई भी सरकारी विभाग जब किसी के खिलाफ कार्रवाई करता है तो वो कानून को अपने साथ लेकर चलता है। ये कानून मेरे पक्ष में है। वो अलग बात है कि कितने मामले अदालतों में जाकर के खुश हो जाते हैं, उनमें सरकारी पक्ष कोई खास बात रख नहीं पाता है, केवल इलेक्टोरल लोगों को बोर्ड वाला परेशानी है। तो अभी फैसला ताजा ताजा ही है। तो इस तरह की चीजें नहीं आनी चाहिए, और सरकारी तंत्र को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं तब आपकी कार्रवाई का औचित्य क्या है।
तब आपकी कार्रवाई के अर्थ क्या निकलेंगे। अब भले आगे मुझे पता विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाएगा तो कोर्ट इस पे रोक लगा देगा, आईटी की कार्रवाई पर, खाते फ्रीज नहीं होंगे। निश्चित रूप से हम ये मान सकते हैं कि अभी भारत में लोकतंत्र की थोड़ी सी प्रक्रिया बची हुई है, जीवित है, थोड़ी आत्मा जीवित है। और जब ये भी खत्म हो जाएगी तो निश्चित मानिए कि क्या अकेले बीजेपी चुनाव लड़ती रहेगी, जैसे रूस में पुतिन लड़ते हैं। अरे भाई, आप चुनाव तो सब जगह होते हैं। आजकल तानाशाही वाले देशों में भी, जहां तानाशाही सरकारें हैं, एक पार्टी की सरकारें हैं, वहां भी चुनाव होते हैं। लेकिन भारत तो लोकतंत्र की जननी बताते हैं। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है, माता है। और वहां पर इस तरह की कार्रवाई पूरा विश्व देख रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है, किस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थानों को कमजोर किया जा रहा है, लोकतांत्रिक परंपराओं को नष्ट किया जा रहा है। ये सामने दिख रहा है। इस तरह की कार्रवाई का इस वक्त कोई औचित्य नहीं बनता था। अगर बनता भी है तो जितना आप जुर्माना लगाने की सोच रहे हैं उतना पैसा रोक लीजिए, बाकी को रिलीज कीजिए, बाकी को तो निकाले। अगर इनकम टैक्स विभाग इस तरह की बात करता है कि 115 करोड़ रुपए जुर्माना लगाना है और उसको जो है इसलिए केवल काम करना है कि भाई जुर्माना लगाने के लिए पैसा होना चाहिए, तो वो रखिए, बाकी को तो छोड़िए। लेकिन ऐसी वाजिब कार्रवाई भी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं की जा रही। अब सवाल वही है प्रदीप, आरोप तो आएगा, नहीं आएगा तो क्या करें। अभी हमने थोड़ी देर पहले ईडी और दूसरे डिपार्टमेंट की छापों की कार्रवाई का बात की। वो छापे किन लोगों पर पड़ी और कितने फीसदी जो है विपक्ष के नेताओं पर पड़े और कितने फीसदी बीजेपी के नेताओं पर पड़े। जबकि जो नेता जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, जिन पर भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई हो रही थी, ईडी छापेमारी कर रही थी, इनकम टैक्स छापे मार रहा था, सीबीआई केस दर्ज कर चुकी थी, ऐसे नेता जब बीजेपी में चले गए तो कार्रवाई था। क्या वो पाक साफ हो गए? क्या वो बीजेपी के विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी के पास ऐसी धुलाई मशीन है कि हर भ्रष्टाचारी को धो करके पाक साफ कर देती है, ईमानदार बना देती है। हम फिर वही बात करते हैं कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से गए हुए नेता भाजपा में कितने ईमानदार हैं। क्या उनके खिलाफ केवल दबाव बनाने के लिए कार्रवाई की गई तो वो बीजेपी में आ जाए? अभी कल ही जो है वो झारखंड से सीता सोरेन, शिबू सोरेन के बेटे की पत्नी जो है, हाँ, वो शामिल हुई, बीजेपी ज्वाइन की। सुप्रीम कोर्ट ने जो है मामला, अभी फैसला आया, वो जो सांसदों को रिश्वत देने वाली बात थी, उस मामले में अब कार्रवाई हो सकती। उससे बचने के लिए सीता देवी जो है वो बीजेपी में शामिल हो गई है। दो हफ्ते हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, 15 दिन ही हुए। तो क्या अब वो पवित्र हो गए? क्या उनके ऊपर अब कोई उस तरह का कदाचार का मामला नहीं चलेगा? प्रदीप, हम फिर बार बार वही बात करते हैं, सवाल खुद सत्तारूढ़ दल पैदा करने की, आरोप लगाने की स्थितियां पैदा कर। अगर तमाम नेता जो बीजेपी में शामिल हुए हैं पिछले 10 साल में, क्या वो सारे ईमानदार हैं? और अगर ईमानदार हैं तो फिर उन पर ईडी और इनकम टैक्स के छापे क्यों पड़े, सीबीआई ने केस क्यों दर्ज किए? और महेंद्र जी, आज वो जी 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 महेंद्र जी, आज मेरे दिन में बात हो रही थी, एक बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति थे, उनसे बात हो रही थी। वो ये कह रहे थे कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, 2024 का लोकसभा चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी ने 370 और 400 पार का जो नारा दिया है, असली बात यह है कि बीजेपी जानती है कि 370 भी बेहद मुश्किल है और 400 पार एनडीए तो मुश्किल है ही है। उसमें उन्होंने ये कहा कि
बीजेपी के पास ऐसा दिखाने को कुछ नहीं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कहते हैं कि देश जितना 2014 के बाद से लेके 2024 तक जितना विकास देश में हुआ है पहले कभी नहीं हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि बनी है मोदी की वजह से, वो उसको आप जानते ही हैं। लेकिन लेकिन सवाल ये है कि जो आंकड़े उन्होंने समझाने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कितने भी विकास के गुण लोगों के सामने रख ले, अपनी अपनी विकास के दावे कर ले, लेकिन अगर 48 में से 42 सीटें महाराष्ट्र में 2019 में आई थी, वो स्थिति इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसके अलावा 40 में से 39 सीटें बिहार में आई थी, उस स्थिति में भी उसको दोहराने के पायदान पे इस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं लग रही है। हाँ, उन्होंने कहा कि गुजरात में 26 में से 26 आई थी, वो रिपीट हो सकता है। 2-4 सीटें 64 सीटें आई थी उत्तर प्रदेश में, उसमें 2-4 सीटों का इजाफा हो सकता है। लेकिन जिस तरह राजस्थान में 25 में से 25 आई थी, वहां डेंट लग सकता है। हरियाणा में स्वीप किया था 10 में से 10, वहां डेंट लग सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस समय यह लग रहा है कि महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, दिल्ली में भी गठबंधन के बाद जो इलेक्शन है वो थोड़ा टफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास इस नारे को बचाए रखने के लिए कोई साधन नहीं है, इसलिए इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही है और इलेक्शन को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि कांग्रेस की ओर से जो गारंटियां दी गई है युवाओं को लेके, किसानों को लेके, महिलाओं को लेके, रोजगार को लेके जो गारंटियां दी गई है, उससे कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए इस तरह की कार्रवाई होती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने, आपने भी जैसे बताया कि जेपी नड्डा साहब ने, रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बयान जारी किए हैं और कहा है कि ये अल्प ज्ञान जो है, जबकि रविशंकर प्रसाद ने तो ये भी कहा कि अल्प ज्ञान समस्या पैदा करता है। उन्होंने अल्प ज्ञानी बताया चारों नेताओं को कांग्रेस के। लेकिन एक बड़ा फैक्ट ये भी है कि कांग्रेस ने इस बार मुद्दे बड़े रख दिए। प्रदीप जी, मैं आपको बता दूं कि 370 और 400 पार ये कोई आंकड़ा नहीं है, ये केवल एक मनोवैज्ञानिक मंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी प्रेशर बनाने के लिए उपयोग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी बहुत बेहतर तरीके से जानती है कि 400 पार करना इतना सहज, इतना सरल नहीं है, क्योंकि हालात वैसे नहीं है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे, एकमात्र सड़क डिपार्टमेंट जो नितिन गडकरी के पास था, उसने अच्छा काम किया, इसमें कतई दो राय नहीं है। हम इसको कबूल भी कर सकते हैं कि जो सड़क का ढांचा था देश का, उस क्षेत्र में अच्छा काम हुआ। दूसरा काम, हम लोग खिलौनों की फैक्ट्री लगाने में कामयाब हो गए, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। आप जो स्वरोजगार का या इंडिया शाइनिंग या मेक इन इंडिया या इसका धरातल पे कुछ नहीं है। अगर आप किसी से पूछोगे कि मेक इन इंडिया, कुछ नहीं। आईटी का जो कांग्रेस की सरकार में था, हम आईटी के हब थे, आज भी वही स्थिति है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आया है। हाँ, एकमात्र जरूर सैमसंग ने जरूर एक प्लांट लगाया है, और एप्पल, क्योंकि चाइना के, अमेरिका के हालात अच्छे नहीं है, तो एप्पल ने भारत में इन्वेस्ट करने की इच्छा जताई है। टेस्ला का क्या हो रहा है आपको पता है, 4 साल से लगातार वो कुछ कह रहा है तो सरकार कुछ कह रही है। बीच में से हल्ला मचा था कि टेस्ला आ रही है। बात सरकार को भी पता है कि 2 करोड़ रोजगार पर ईयर नहीं दिए गए, काला धन नहीं आया है। बड़ा शोर मचाया जाता था कि काला धन आएगा, लेकिन पिछली बार ये सारे मुद्दे इसलिए गौण हो गए कि पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हो गई थी। पुलवामा के बाद देश में एक सहानुभूति की लहर थी, और यह भी सही है कि हम लोग पिछले 3 दशकों से पाकिस्तान से पीड़ित थे। पाकिस्तान उग्रवाद के मामले में हमें बार बार परेशान होते थे, तो सरकार ने सख्त कदम उठाया, इसमें कतई दो राय नहीं है। लेकिन यही सरकार चीन के सामने फिसड्डी साबित हो गई। जब गलवान में हुआ तो सरकार ने क्या किया, आप एयर स्ट्राइक कर सकते हैं पाकिस्तान में, ठीक है भैया, लेकिन कमजोर आदमी है। जब तगड़ा सामने आया तो अब तो क्या हुआ, सरकार बोलने को तैयार नहीं है कि हुआ क्या है। कितने किलोमीटर के एरिया में पाकिस्तान, चीन आगे आ गया है हमारे। अरुणाचल के पास का कौन सा क्षेत्र उसने आगे कर लिया है, सरकार कुछ बात करने को तैयार नहीं है। विदेश मंत्री भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान से युद्ध करना ठीक नहीं होगा, सॉरी, चाइना से युद्ध करना ठीक नहीं होगा। यही सरकार का हाल है। जो अच्छा हुआ है उसे अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन
केवल एक अच्छा होने से वो नहीं ढक जाता कि 76 साल में जितना कर्ज बाकी सरकारों ने लिया था उससे कहीं ज्यादा इस सरकार ने पिछले 9 साल में ले लिया। आप ये बात कतई नहीं भूल सकते। अगर G20 करवाया गया तो कॉमनवेल्थ भी तो हुआ इस देश में, जी और एशियाड तो तब हुए जब हमारी हालत ठीक नहीं थी, जब दुनिया में हमें कोई जानता ही नहीं था। आज भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी है। पूरी दुनिया का जो उद्योग है, जो पूरी दुनिया के निवेशक हैं, वो चाहते, उनको पता है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। और ये आज नहीं बना। 91 में जब मनमोहन सिंह ने ओपन अर्थव्यवस्था का या ओपन मार्केट का कंसेप्ट पेश किया था, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़े। अगर आपको याद होगा कि हम 78 या 80 के आसपास पाकिस्तान से बिजली मांग रहे थे, लेकिन जब मनमोहन सिंह ने ओपन अर्थव्यवस्था की, जब हमारा सोना गिरवी रखा गया, उसके बाद मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने, तो उसके बाद ओपन अर्थव्यवस्था में रोजगार पनपे। जी अगर आपको याद होगा कि हेमंत खत्री को एक इंटरव्यू में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि हमने जो रोजगार की पॉलिसी बनाई थी वो 2009 आते आते फेल होने लगी। अगर आपने वो इंटरव्यू पढ़ा हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह के ये वर्ड थे कि 2009 में वो आते आते पॉलिसी फेल होने लगी, लेकिन हालात ऐसे थे कि एक कमेटी गठित की गई। 12 आते आते ऐसा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना का आंदोलन हुआ, सरकार उसमें उलझ के रह गई और उसमें काम नहीं हो पाया। लेकिन विडंबना देखिए, 14 में इसी सरकार ने वही पॉलिसी लागू कर दी जो फ्लॉप हो गई थी। हमारे पास कोई रोजगार नहीं आ पाया, इवन रोजगार गए, आना तो बहुत दूर की बात थी। तो इसके धनखड़ लिए जी, ही सरकार धनखड़ जी मान के चला जाए कि जो आरोप कांग्रेस या दूसरे लोगों की ओर से लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कांग्रेस की ओर से जो गारंटियां दी गई है उसकी काट नहीं है, और कुछ राज्यों में 2019 का प्रदर्शन दोहराने की स्थिति में इस समय बीजेपी नहीं है, इस वजह से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। ये तो हालांकि आरोप है, लेकिन आपकी टिप्पणी इस पर जरूर चाहिए। देखिए प्रदीप, जिस तरह से भाजपा या प्रधानमंत्री एक नैरेटिव बना रहे हैं 400 पार 370, वो एक नैरेटिव ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो केवल कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए। आपको याद हो, हरियाणा के पिछले विधानसभा चुनाव, खट्टर सरकार ने या बीजेपी ने एक नारा दिया था कि अब की बार 75 पार। 75 पार, कहाँ अटक गए? 40। 70 पार, अब की बार 70 पार। ऐसी यहाँ इस वक्त है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और आरएसएस सब के सब ये जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में उसके पास 2019 का रिपीट करने की गुंजाइश नहीं है। उसमें से कम हो सकती। ऐसी स्थिति में वो इस तरह के नैरेटिव खड़े करके ये जतलाना चाहती है कि हमारे हौसले बुलंद है, विपक्ष कहीं नहीं है। निश्चित रूप से विपक्ष 2019 की अपेक्षा और ज्यादा कमजोर है। बेशक उन्होंने इंडिया गठबंधन बना लिया, कुछ दल और साथ आ गए, लेकिन जिस तरह से भगदड़ मची और जिस तरह से एक एक करके अलग होते गए, उससे उनकी स्थिति बहुत ज्यादा सुदृढ़ नहीं हुई। लेकिन जो समझौते और जो सीटों का बंटवारा इंडिया गठबंधन में हो रहा है, उससे बीजेपी में घबराहट ये देखी जा सकती है कि तमाम कोशिशों के बावजूद बिहार में तेजस्वी यादव बड़ी तेजी के साथ उभरते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार को पलटी मरवा के और बीजेपी एनडीए में शामिल कर लिया, लेकिन नीतीश भी जो है इस वक्त असहाय और कमजोर महसूस कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र में इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनवाई, शिवसेना को तोड़ा, अजीत पवार की एनसीपी को तोड़ा, और न जाने किस किस को तोड़ा। और जिन लोग अजीत पवार पे तो एक हफ्ता पहले या 10 दिन पहले प्रधानमंत्री खुद आरोप लगाते हैं करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ के घोटाले, 76,000 करोड़। सभा काम करते और 15 दिन बाद उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो है। मान के चला जा सकता है क्या कांग्रेस की ओर से जो खाते सीज करने को लेके आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है,
ये कहीं ना कहीं बैकफायर ना कर जाए भारतीय जनता पार्टी की ओर से। जो कहा गया है कि टेक्निकली ये कार्रवाई की गई है, लेकिन इलेक्शन का मुद्दा बन सकता है। 30 सेकंड में आपकी टिप्पणी चाहूंगा धनखड़ जी। बिल्कुल बन सकता है, इलेक्शन का बड़ा मुद्दा है। और इस वक्त एक प्रमुख विपक्षी पार्टी को इस तरह से असहाय बना देना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि भाई जो है वो नोटबंदी में भी ऐसा हुआ था। नोटबंदी का भी मकसद यही था। नोटबंदी का कोई मकसद नहीं था काला धन लाने का। कहाँ आया भाई काला धन? कहाँ गए नकली नोट? जब आपके पास 99% से ज्यादा पैसा वापस आ गया बैंकों में, तो काला धन कहाँ बचा? जी, कहाँ था वो? विपक्ष विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के खाते सील करने या खाते फ्रीज करने का मुद्दा जो है इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महंगा साबित हो सकता है, इस पे ये पूरी चर्चा रही। विकास के नाम पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है, कांग्रेस की ओर से गारंटियां दी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर ज्ञान नहीं है इस वजह से कांग्रेस इस तरह के आरोप लगाती है तो ये उसकी अपनी समस्या है। धनखड़ जी आपका और महेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है और आपकी राय जानने से हमें नए विचार भी मिलते हैं। प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।